भारतीय भाषा अभियान का आज अंतर्राष्ट्रीय पखवाड़ा समापन समारोह है। 15 दिन का पखवाड़ा दिल्ली के सभी प्रांतों में, दिल्ली के सारे न्यायालयों में और देश के सभी प्रांत में पूरे 15 दिन का पखवाड़ा मनाया गया। मैं भारतीय भाषा अभियान दिल्ली प्रांत की ओर से पुनीत शुरान आप सभी अतिथियों का और श्रोतागणों का स्वागत करता हूँ। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए मैं दीप प्रज्वलन के लिए आए हुए हमारे मुख्य अतिथि का सबका स्वागत करता हूँ। श्रीमान पट जोशी जी, विक्रमजीत बनर्जी जी, सखाराम यादव जी, सुकुमार जोशी जी, अनुराग दीप जी, धीरेन्द्र परमार जी, राघवेंद्र शुक्ला जी, जयदीप रॉय जी, कामेश्वर नाथ जी और बुद्धिमती झा जी का मैं दीप प्रज्वलन के स्वागत करता हूँ। और हमारी मैं आग्रह करता हूँ और हमारी बहनें सरस्वती वंदना के लिए हमारी बहनों का भी निवेदन करूंगा। सरस्वती वंदना का प्रारंभ करें। श्वेत पद्मासना या ब्रह्मा ज्योत शंकरा प्रविविधि देव सदा वंदिता सा मा पातु सरस्वती भगवती विश्वे सदा हस्ते स्फटिकमालिका फोटो खींचो। पद्मासने संस्थिता वन्दितां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां। मैं क्षमा चाहूँगा। हम लोगों की प्रक्रिया यह होती है कि हमेशा नए कार्यकर्ताओं को हम लोग जगह देते हैं और उनका निर्माण करते हैं। तो आज में पुनीत जी का एक विशेष दायित्व दिया गया है, मुझे सहयोग करने के लिए बोला गया है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ। तो इनको अब दूसरे में शिवकुमार पटजोशी जी का होना है, तो मैं आग्रह करूँगा आप लोग आइए। और अच्छा पहले तो सखाराम यादव साहब का हूँ। हमारे अतिथि अनुराग दीप जी के स्वागत के लिए मैं अनुरोध करूंगा शंकर कुमार झा जी से और प्रदीप राज पुरोहित जी से अनुरोध करूंगा कि उनका स्वागत करें। आप तालियों से उनका स्वागत करते रहें। हमारे अन्य अगले अतिथि धीरेन्द्र परमार जी के स्वागत के लिए मैं सनी चौधरी जी, कृष्ण कुमार शर्मा जी और रवि शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि उनका स्वागत करें। हमारे अगले अतिथि श्रीमान राघवेंद्र शुक्ल जी के स्वागत के लिए मैं ऐश्वर्य गोगना जी और सतपाल जी से अनुरोध करूंगा कि आए, मंच पर आए, उनका स्वागत करें। अब हम कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए हमारे अतिथि श्रीमान धीरेन्द्र परमार जी का से अनुरोध करते हैं, जो स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के डबल AGP हैं। उनसे अनुरोध करेंगे कि आप अपना विषय रखें। कार्यक्रम के सम्मानीय मुख्य अतिथि हमारे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल आदरणीय हम सभी के बीच में बहुत लोकप्रिय श्री विक्रमजीत बनर्जी जी, हम सभी के
इस सर्वोच्च न्यायालय में संरक्षक और हमारा प्रतिनिधित्व करने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस सीनियर एडवोकेट आदरणीय श्री सखाराम यादव जी, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सम्मानीय उपाध्यक्ष सुकुमार पट्टजोशी जी, आदरणीय श्री आकाशदीप जी, आदरणीय श्री राघवेंद्र शुक्ला जी, इस कार्यक्रम में हम सभी के संरक्षक यहाँ मौजूद आदरणीय श्री जयदीप जी, आदरणीय श्री कामेश्वर जी, भारतीय भाषा अभियान से जुड़े हमारे समस्त कार्यकर्तागण एवं समस्त बंधुओं, आज का ये विषय, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ कि आप इतनी बड़ी संख्या में इस विषय पे आए, क्योंकि दिल्ली एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे हमें इस अभियान को लाने में, इस अभियान को फलीभूत कराने में, इसको परिणति तक ले जाने के लिए एक लंबा संघर्ष करना पड़ रहा है और करना पड़ेगा आगे। इसके लिए हम लोग मानसिक रूप से तैयार हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को संयुक्त राष्ट्र ने इसको मनाने की घोषणा की थी। इसका प्रारंभ, इस घोषणा का प्रारंभ भारतीय मूल की भाषा के प्रेरक सार्वभौमिक संदेश को स्पष्ट करता है। इसके पीछे तर्क ये है कि पाकिस्तान जब नया बना और पाकिस्तान में बहुत बड़ी संख्या में बंगाली मूल के लोग रहते थे, उनकी एक मांग उठी कि उर्दू के साथ बंगाली भाषा को भी आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी जाए। इसके लिए हमारे भारतीय बंगाली मूल के सांसद जो पाकिस्तान में उस वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उन्होंने पाकिस्तान की संसद में एक बिल रखा। उनका बहुत बड़े स्तर पर विरोध हुआ। अंत में पाकिस्तान की सेना के द्वारा उनको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद उनकी कड़ी यातनाओं के बाद उनकी हत्या हुई। उस हत्या के बाद एक निष्कर्ष निकल कर आया, एक बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ, एक निष्कर्ष निकल कर आया कि मूल भाषी अपने अधिकारों के लिए लड़े। और जब मूल भाषी अपने अधिकारों के लिए लड़े तो संयुक्त राष्ट्र को बंगाली भाषा को मान्यता देनी पड़ी। संयुक्त राष्ट्र ने बंगाली भाषा को आधिकारिक मान्यता दी। पाकिस्तान ने तो दी, संयुक्त राष्ट्र ने आधिकारिक मान्यता दी। उस सम्मान के स्वरूप 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाने के लिए उन्होंने पूरे राष्ट्र को प्रेरित की, पूरे विश्व को प्रेरित किया, जिसकी परिणति है कि आज पूरे विश्व में 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। बंधुओं, माँ, मातृभाषा और मातृभूमि, इनका कभी कोई विकल्प नहीं होता। आज हम एक ऐसे चौराहे पर खड़े हैं जिसकी लगभग हर राह हमको कठिन दिखती है। अगर ये राह कठिन दिखती है, इसके पीछे जो कारण है, इसके पीछे कारण ऐसा नहीं है कि हम संघर्ष नहीं करना चाहते। इसके पीछे कारण ये नहीं है कि हमने संघर्ष नहीं किया है, हमने संघर्ष किया, हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि भारत की वो 90% जनता जो आज भी अपने मूल अधिकारों के लिए, अपने मूल विचारों के लिए जो संघर्ष कर रही है, उसको क्या उसकी भाषा में शिक्षा, क्या उसकी भाषा में न्याय आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी क्या मिल पा रहा है? सबसे बड़ा प्रश्न है। हमने अपने मातृभूमि, मातृभाषा, लोक भाषा, लोक संस्कृति, लोक परंपरा पर हमें हमेशा गर्व होना चाहिए। वो गर्व ऐसा नहीं है कि वो हमें किसी के बताने से होगा, वो गर्व हमारे अंदर से होता है। हमें हमेशा, क्योंकि भाषा किसी भी संस्कृति का, भाषा किसी भी विचार का, भाषा किसी भी एक आंदोलन का, एक स्वरूप का संवाहक होता है। भाषा एक सिर्फ शिक्षा का माध्यम नहीं है, भाषा विचारों का आदान प्रदान नहीं है, भाषा संस्कृति का पोषक होता है। आज़ादी के इतने वर्षों बाद, आज इतना लंबा समय हो गया, 1947 में हम आज़ाद हुए, हम आज आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। लेकिन क्या हमारी सोच, हमारे विचार, हमारी शिक्षा का चिंतन, उसका माध्यम क्या आज आज़ाद हो पाया है? इस विषय पर विचार करने की आवश्यकता है। आज राष्ट्रीय भाषा अभियान का जो मूल उद्देश्य है, वो मूल उद्देश्य किसी भाषा के खिलाफ नहीं है। हम किसी भाषा के खिलाफ नहीं है। भारत तो विविधता का देश है।
हमारे यहाँ 22 राजभाषाएं हैं। निसंदेह ही अंग्रेजी ने भारत को एक सूत्र में बांधने का काम किया। इसमें कोई कहीं से भी किसी प्रकार से किसी को कोई इस विषय पे मुझे लगता है दो मत नहीं होगा। लेकिन आज विषय ये है कि एक व्यक्ति जो सुदूर अंचल में बैठा है, उसके विषय में, उसके खुद के केस में, उसके खुद की जरह में क्या बात उठाई जा रही है, क्या बात बताई जा रही है, किस विषय पे किस तरीके का न्याय उसको मिल रहा है, क्या उस पर उसकी जानकारी हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। आज चिंतनीय विषय ये है। हमारा उन लोगों से कहना है, हमारे जैसे यहाँ बहुत लोग हैं, हम लोग भी हिंदी माध्यम के लोग हैं, हमने आके यहाँ संघर्ष किया। हमने अभी कहा कि आदरणीय यादव जी रिटायर्ड जस्टिस साहब बैठे हैं, हम सभी इनके अनुयायी हैं, इनके माध्यम से हम लोगों ने यहाँ आगे बढ़े हैं, इनसे सीखा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, ये भारत की उस 90% जनता की ओर से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें उस व्यक्ति की चिंता करनी होगी जो सुदूर अंचल में बैठा है, जिसको ये पता नहीं है कि उसके विषय में कौन सी तर्क रखे जा रहे हैं और न्यायालय का उसके विषय में, उसको लेके न्यायालय का क्या मत है वो समझ नहीं पा रहा है। इस विषय की चिंता होनी चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 343 में भारत को हिंदी को राष्ट्रभाषा डिक्लेयर किया गया। आधिकारिक भाषा न्यायालयों की 348 में अंग्रेजी बनाई गई, पर फॉर द टाइम बिंग उन्होंने कहा कि आवश्यकता हो तो उसको बदला जा सकता है। ऐसा क्या कारण है, ऐसा क्या कारण है कि वो 10% लोग इस चीज में, आज 10% लोग तो वो हैं, उसमें भी बहुत सारा ऐसा परसेंटेज है जो हम जैसे लोग हैं जो आगे आ गए। हम लोग आगे आ गए, हिंदी से पढ़े, फिर इंग्लिश में आए, फिर अभी संघर्ष कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। ये मूल जिम्मेदारी उन लोगों के ऊपर है कि जो लोग पीछे रह गए हैं उनको न्याय दिलाने का काम करना है, उनको आगे बढ़ाने का काम करना है। क्योंकि भारतीय भाषा अभियान की शुरुआत एक मर्म और दर्द के साथ हुई है। यह अभियान है, यह अभियान है जो पूरा राष्ट्रव्यापी अभियान बन गया है और अब आगे बनेगा। क्योंकि सबसे बड़ी चीज, जो सबसे बड़ा विचारणीय विषय है, जो कहा गया है कि दीन सबको लखत है और दीने लखे न कोई, और जो रही में दीन है लखे दीन बंधु सब हुए। समाज के अंतिम पंक्ति पे बैठे व्यक्ति की चिंता करने का दायित्व तो हम सभी लोगों का है, समाज के हर जिम्मेदार व्यक्ति का है। और अगर उस अंतिम व्यक्ति के तक वो न्याय, वो शिक्षा नहीं पहुंच पा रही है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं हम लोग जिम्मेदार हैं। पूरी तरीके से अंग्रेजी को समझ गए लोग जिम्मेदार हैं। जिन्होंने अंग्रेजी आगे बढ़कर सीखी है वो लोग अगर पीछे, जो लोग आगे सीख के जा रहे हैं, जो लोग आगे सीख के जा रहे हैं, जब उनको ये चुनना होता है कि अब किसको चुनना है, तो वो देखते हैं कि फ्लुएंसी किसकी अच्छी है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। अगर आपकी भी फ्लुएंसी किसी ने ऐसे ही देखी होती तो आप नहीं पहुंच पाते वहां तक। विचारणीय विषय ये है कि जो सीख के जा रहा है उसी तरह जो सीख रहा है उसको प्रोत्साहित नहीं कर रहे हो। शिक्षा का माध्यम, बड़े बड़े सर्वे ये बताते हैं कि मातृभाषा में जो शिक्षा दी जाती है उससे निकले लोग, चाहे वो इंजीनियर बने, चाहे वो साइंटिस्ट बने, उनका सोचने की क्षमता, उनकी विचार करने की क्षमता उन लोगों से ज़्यादा अच्छी होती है जिन पे कोई भाषा थोप के पढ़ाई जाती है। बहुत सारे स्कूल्स दिल्ली में हैं, नामी स्कूल्स हैं, वो इनिशियल एजुकेशन, प्रारंभिक शिक्षा हिंदी में करा रहे हैं, आज के समय में भी हिंदी में करा रहे हैं। उनके बच्चों का कैलिबर देखिए आप। बाद में वो सब भाषा, चूंकि भारत तो विविधता का देश है, हमने तो सभी भाषाओं को स्वीकार किया। हमारे पार्लियामेंटेरियन आते हैं, हमारे पार्लियामेंटेरियन नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, हमारे पार्लियामेंटेरियन तमिलनाडु से आते हैं, हमारे पार्लियामेंटेरियन केरल से आते हैं। संविधान में कि किस पहलू पे, संसद में किस विषय पे ऐसी बहस है जो नहीं हो पा रही है? क्या वहां भाषा बंधन है? कितने सारे सांसद होंगे जिनको अंग्रेजी में उतने पारंगत नहीं होंगे पारंगत, उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। अगर वैकल्पिक व्यवस्था की गई है तो अंत्योदय का सिद्धांत हमारा कहां गया? कहां हम समाज पे अंतिम पंक्ति की बैठे व्यक्ति को न्याय दिला पा रहे हैं? न्याय दिला पाने में मैंने शायद मैंने गलत शब्द का इस्तेमाल कर लिया। न्याय मिल रहा होगा, लेकिन जिसको न्याय मिल रहा है या जिसको नहीं मिल पा रहा है, क्या वो ये समझ पा रहा है कि उसको न्याय मिला या नहीं मिला? उसके पीछे क्या तर्क था, क्या तर्क दिया गया, उसकी बात को रखा गया या नहीं रखा गया? ये मर्म और वेदना का विषय है। ये साधारण अभियान नहीं है, ये साधारण अभियान नहीं है। ये दर्द के साथ, मर्म के साथ शुरू हुआ एक अभियान है। आप सभी लोग इतनी बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में आए, आप सभी लोग का मैं साधुवाद देता हूं, सभी का धन्यवाद देता हूं। आप सभी से अनुरोध करता हूं, मंचासीन अतिथियों से अनुरोध करता हूं कि हमें
सभी को प्रोत्साहित करना चाहिए। मैं दोबारा उस बात को रिपीट करूंगा कि जो लोग इसी तरह बढ़ते हैं, हिंदी से इंग्लिश में जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, आप करिए। हमें इस विविधता के देश में रहने में सबको स्वीकार करना है। लेकिन अगर आपको फिर चुनने को मिलता है तो फिर आप मेरिट देखते हो, फिर आप देखते हो किसकी फ्लुएंसी अच्छी है। तो कैसे अंत्योदय का सपना कैसे साकार होगा? इसलिए दर्द और मर्म के साथ इस अभियान की जो शुरुआत हुई है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि यह अभियान एक राष्ट्रव्यापी अभियान बन चुका है और आने वाले समय में मैं आप सभी को यह भरोसा दिलाता हूं इस मंच के माध्यम से कि जन जन तक की आवाज़ पहुंचेगी। सरकारें गंभीर हैं। मध्य प्रदेश सरकार का मैं साधुवाद देता हूं, मैं उनका प्रतिनिधित्व कर रहा हूं सुप्रीम कोर्ट में, कि मध्य प्रदेश में मेडिकल एजुकेशन और इंजीनियरिंग की पढ़ाई पहली बार ये शुरुआत हुई है कि हिंदी में इसकी शुरुआत की है। मैं मंचासीन SCBA के उपाध्यक्ष महोदय का, पूरी SCBA का धन्यवाद दूंगा। मैंने कल देखा सभी रीजनल लैंग्वेज में हमारे सर्कुलर निकल रहे हैं। बहुत बहुत आप सभी का आभार करता हूँ। ये हमारे अभियान की सफलता का ये प्रतीक है कि हमारा अभियान सही दिशा में चल रहा है, लोग हमारी बातों को समझ रहे हैं। इन सभी के साथ, इन सभी बातों के साथ मैं आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं कि आप सभी लोग यहां पधारे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धीरेन्द्र परमार जी का धन्यवाद करता हूं और साथ ही श्रीमती ममता नागपाल जी का भी धन्य स्वागत करता हूं, दिल्ली प्रांत संयोजिका शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास का, जो हम लोगों के बीच पधारी हैं। मैं अगले वक्ता के रूप में श्रीमान रामजी पांडे जी का से अनुरोध करूंगा कि आएँ और अपना विषय रखें। रामजी पांडे जी, विषय तो बता दीजिए। सूत्रधार जी मेरा विषय बताने में शर्मा रहे हैं। हमारा विषय ये है कि भारतीय भाषा अभियान का महत्व क्या है, क्यों भारतीय भाषा अभियान चलाया जा रहा है। सॉरी भारतीय भाषा अभियान का महत्व क्या है, इसकी क्यों भूमिका है, किस लिए आज जो है प्रासंगिक है। तो उससे पहले मैं आदरणीय अतिरिक्त श्री बनर्जी जी, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, श्रीमान यहाँ न्यायाधीश यादव जी और धीरेन्द्र परमार जी, पट्ट जोशी जी, अनुरागदीप जी, राघवेंद्र जी, कामलेश्वर जी और जयदीपेंद्र जी। तो भारतीय भाषा अभियान संस्कृत शिक्षा उत्थान न्यास समिति का एक प्रवाह है, जिसका मुख्य उद्देश्य है संस्कृति का उत्थान करना। संस्कृत के उत्थान के लिए शिक्षा और भाषा दोनों बहुत जरूरी है। संस्कृति प्रकट ही होती है भाषा के माध्यम से। आप संस्कृत को अगर कहीं संस्कृति को अभिव्यक्त करते हैं, जैसे संस्कृत का एक आपके साहित्य एक अंग होते हैं, तो वो अभिव्यक्त होते हैं भाषा के रूप में। जिस समय देश स्वतंत्र हुआ था उस समय मात्र इंग्लिश जो है ये रही होगी 0.कुछ% लोगों की भाषा रही होगी। मैं कल गूगल में सर्च किया तो पता चला ये 10% से ऊपर हो चुकी है। यह किसकी कीमत पर हो रही है? कहीं न कहीं ये भारतीय भाषाओं की कीमत पर ही इसका उत्थान हो रहा है और कहीं कहीं हमारी भाषाओं पे ध्यान कम दिया जा रहा है। हम अपने साहित्य नहीं पढ़ पा रहे हैं, हम अपने संस्कृत के मर्म को नहीं समझ पा रहे हैं। और न्यायालयों में भारतीय भाषा अभियान का जो मुख्य प्रयोजन है, न्यायालयों में भारतीय भाषा का प्रयोग हो। न्यायालय भारतीय भाषा के प्रयोग जिसमें लोग जुड़ते हैं, मुझे लगता है कि शिक्षा के बाद सबसे बड़ा जो है एक इस्टेब्लिशमेंट या एक संस्था मान लीजिए, जिसके द्वारा लोग न्यायालयों में अपनी भाषा के माध्यम से जुड़ते हैं। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि अधीनस्थ न्यायालय में तो भारतीय भाषाएं प्रयोग हो रही हैं, लेकिन उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय दोनों में इनका प्रयोग सीमित है, केवल कुछ राज्यों को छोड़ करके। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा में आप जो है अपने अनेक्चर जो संलग्नक होते हैं उसको लगा सकते हैं या अपनी भाषा में कह सकते हैं, लेकिन अन्य राज्यों में इसका प्रतिबंध है। इस प्रतिबंध होने से क्या हो रहा है कि आप अपनी भाषा का छोड़ करके आप इंग्लिश में ही प्रयत्न कर रहे हैं। जो भी पढ़ना चाह रहा है, आगे बढ़ना चाह रहा है, और इस प्रयत्न के चक्कर में अपनी भाषा को भी भूलता जा रहा है। अब जब कुछ भी मुझे पढ़ना होता है तो लगता है कि हमारे जूरिस्ट हॉलैंड हैं और क्या रास्को पाउंड हैं, यही हैं। जबकि हमारे धर्मशास्त्र जो हैं
मुझे याद है, मैं तो इतिहास का स्टूडेंट रहा हूँ और साथ साथ विधि का तो रहा हूँ, संस्कृत का भी रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता, धर्मशास्त्र का इतिहास एक किताब लिखी गई है जिसे लेखक हैं पांडुरंग बामन काणे, जो कि भारत रत्न से भी सम्मानित हैं, जिन्होंने धर्मशास्त्र या न्यायशास्त्र ही, धर्मशास्त्र ही अपना राजनीतिक शास्त्र है, न्यायशास्त्र है, वह लगभग 12 वॉल्यूम से ज़्यादा की होगी। उसमें अपने कितने राजनीतिक कारों का नाम बताया गया है, शायद उसमें से कुछ का ही हम लोग केवल मनु और पराशर और चाणक्य को ही जानते होंगे। संख्यारित बहुत सारे लोगों की रचनाएं हैं जिन्होंने अपने अपने न्यायशास्त्र के सिद्धांत दिए। इसके अलावा भी जो अपना राजनीति का सिद्धांत रहा, पुराणों में लिखा हुआ है, मास थ्योरी के कारण आया। जो बौद्ध शास्त्र में लिखा हुआ महाजन सम्मत के सिद्धांत से आया कि जब लोगों में झगड़ा विवाद हो गया तो महाजन सम्मत। लेकिन अपने इन सिद्धांतों का क्या कहीं हम अपने न्यायालयीय निर्णयों में या कहीं पर हम प्रयोग कर पा रहे हैं? अगर हमको उदाहरण देना होता है तो फिर हम पश्चिम की तरफ जाते हैं, जबकि पश्चिम ने भी रिसर्च करके, ये रिप्रोडक्शन है, पश्चिम के भी जो सिद्धांत हैं वह रिप्रोडक्शन है। जैसे मार्क्स का सिद्धांत, कहने की बात है कि मार्क्स ने दिया है, बट यह सिद्धांत भी वशिष्ठ के कम्यून के सिद्धांत में है, जिसमें राज्य को एक आवश्यक अंग नहीं माना गया था। बिना राजा के भी, बिना राज्य के भी, बिना दंड के भी शासन हो सकता है, जो कि कम्युनिस्ट सिद्धांत में बाद में प्रचलित हुआ। अब इन्हीं विषयों को समझते हुए, संस्कृति का ध्यान रखते हुए, भारतीय भाषा के एक प्रवाह के रूप में न्यायालयों में जरूरी है, क्योंकि न्यायालयों भी एक साहित्य का संचालन करता है। न्यायालय के जो निर्णय होते हैं वो अगर अपनी प्राच्य भाषा में समझा जाए तो आप्त वाक्य हैं। ज्ञान के साधन में आप्त वाक्य भी एक साधन माना गया। आप्त माने महापुरुषों के वाक्य, जिन पर हम कोई अंगुली नहीं उठा सकते। तो प्रेसिडेंट जो है ये हमारे आप्त वाक्य हैं, लेकिन आप्त वाक्य एक साहित्य के रूप में बन रहा है, इसे हिंदी में हम नहीं समझ पा रहे हैं, जनसंख्या नहीं, आम जनता नहीं समझ पा रही है। इसलिए भारतीय भाषा का महत्व यह है कि संस्कृति से जुड़े रहें, हम संस्कृति को समझते रहें, अपने मूल तत्व को समझते रहें। अब भारतीय भाषा जो अभियान जो है, अपने इस मूल तत्व को समझते हुए न्यायालयों में विचार कर रही है कि न्यायालयों में कैसे प्रोत्साहन किया जाए, विशेष रूप से उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय। तो उसका एक तरीका तो यही है कि महाजनो जैन गतः पंथा, ये जो है सिद्धांत अपना ही प्राचीन सिद्धांत है कि महाजन माने श्रेष्ठ जन जिस मार्ग से गए हैं उस मार्ग पे चलें। तो अब ही श्रेष्ठ मार्ग जो इंग्लिश के मार्ग पे चल रहे हैं, आंग्ल भाषा को जो प्रोत्साहित दे रहे हैं, अगर यही धीरे धीरे, जैसे अभी चीफ जस्टिस साहब ने बोला, हमारे आदरणीय लॉ मिनिस्टर बोल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं, अन्य न्यायालयों में लोग बोल रहे हैं, इससे लोगों में प्रोत्साहन बढ़ेगा, इससे लोगों में आएगी। प्लस साथ में जैसे प्लीडिंग भी, ड्राफ्टिंग का काम भी धीरे धीरे प्रोत्साहित किया जाएगा हिंदी में, जिससे कि हम आगे बढ़ें, समझ सकें अपने लोगों को। तो भारतीय भाषा अभियान का न्यायालयों में अनुप्रयोग के रूप में एक एप्लीकेशन है कि हम प्रयोग कैसे करें। तो इसमें दो तरह से काम हो रहे हैं कि हम महाजनों का सामर्थ्य ले रहे हैं, समर्थन ले रहे हैं, प्लस अपने से भी विकास कर रहे हैं कि जो लोग इच्छुक हों, जो लोग कर सकते हों, वो लोग आगे आए, उनका मनोन्मीलन ना हो, मन से मुक्त रहें, अपने मुक्त प्रवाह के रूप में काम कर सकते हैं। तो भारतीय भाषा अभियान का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारी संस्कृति, हमारी संरचना बची रहे। आप तो आग के रूप में जो साहित्य है वह हिंदी भाषा में, अन्य भाषाओं में हो, जो कि अनुवाद के रूप में हो रहा है, लेकिन अनुवाद की एक अपनी सीमा होती है। जब इंग्लिश का हिंदी से अनुवाद होता है और जो मूल में अगर लिखा जाता है, हमारे माननीय न्यायाधीश तो लिख चुके हैं, आप जजमेंट जो है हिंदी में लिख चुके हैं, मुझे याद है बहुत, हाँ लिखे हैं। तो उसका जो मर्म होता है, उसमें जो रस होता है पढ़ने में, क्योंकि हम जब पढ़ते हैं तो अपने उपमान और जो उपमाएं होती हैं या उनके समानार्थक वाक्य होते हैं, वह अपनी क्षेत्र के होते हैं, उनको ज़्यादा हृदय से समझा जा सकता है, बजाय एक विदेशी भाषा के शब्द का जब एक अनुवाद उसका लाने का कोशिश किया जाता है। तो हमारे भारतीय भाषा अभियान का उद्देश्य है भाषा के द्वारा संस्कृति को भी बनाए रखा जा सके। तो इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।